मैथ्स एप्टीट्यूड के कुछ ऐसे सवाल है जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो आरआरबी का हो, डीएमईआर हो या जो भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, सब में कुछ ना कुछ ऐसे सम जो है पूछे जाते हैं जिन्हें हम ऑप्शन की मदद से बहुत आसानी से कर सकते हैं। कुछ ट्रिक्स होते हैं, अगर वो हम समझ लेते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट है वो समझ लेते हैं, तो हमें डिटेल में कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। हम डायरेक्ट ऑप्शन से देखकर आंसर टिक कर सकते हैं। कैसे, देखो पहला सवाल देखो। A 725 meter long train passes through a 235 meter long tunnel in 48 seconds. Find the speed of the train. अब इस तरह का अगर सवाल एग्जाम में आता है तो इसे सिर्फ देखे साथ ही 1 सेकंड में आंसर हम टिक कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखो जैसे इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, 72 किलोमीटर पर आवर। क्या है, अब 72 किलोमीटर पर आवर कैसे आया? तो मैंने क्या किया, इस क्वेश्चन में सिर्फ एक ही ट्रिक अपनाया। कौन सी? कि इनमें से ऑप्शन में से कौन सा नंबर जो है वो 18 से डिवाइड होता है। किससे डिवाइड होता है? अब 18 से डिविजिबल ही क्यों, तो इसके लिए कुछ कॉन्सेप्ट है वो समझना पड़ेगा। देखो अभी यहाँ क्या बुलाया, 725 मीटर लॉन्ग ट्रेन पासेस थ्रू अ टनल। जब कभी भी टनल में से या ब्रिज में से ट्रेन क्या होती है, पास होती है, तो कुछ चीजों को हमको ध्यान में रखना पड़ता है। मान के चलो ये ट्रेन है और ये क्या है, टनल है। क्या है ये? अब देखो कोई चीज, मतलब ट्रेन अगर इसमें से पास हो रही है, होकर जा रही है, तो लेंथ जो है वो कैसे, डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करना पड़ता है वो देखो। तो ये ट्रेन जो है जस्ट इतना यहाँ गई तो हम बोलेंगे क्या पास हो गई? नहीं, ये टनल है, ये ट्रेन है, ठीक है। अगर यहाँ से इतना गई तो पास हो गई बोलेंगे क्या? नहीं। पास होने का मतलब क्या है, ये यहाँ से ऐसा होकर पूरा ऐसा बाहर आना चाहिए। तो पूरा बाहर आने का मतलब है हमें दो डिस्टेंस मिल गए, एक ट्रेन का डिस्टेंस और एक, तो एक्चुअल डिस्टेंस जो है हमें पता चला दोनों को ऐड करके। किसको ऐड करके? एक टनल को और एक ट्रेन को। दोनों डिस्टेंस को हम प्लस करेंगे तो हमें टोटल डिस्टेंस पता चलेगा, और उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए कितना टाइम लग रहा उससे हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे यहाँ देखो क्या फॉर्मूला होता है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अब डिस्टेंस हमारे पास दो है, एक कितना है 725, अभी बताया मैंने दोनों को क्यों ऐड करना पड़ेगा, 235 है कि नहीं। अब डिवाइड बाय क्या करेंगे हम, टाइम। टाइम कितना दिया है, 48 सेकेंड है। जैसे ही दोनों को ऐड करेंगे कितना आंसर आएगा, 960 अपॉन 48। अब देखो यहाँ पर ये जो है इसको हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं ना। डिवाइड करने के लिए देखो ये इसका डबल है, देखो गौर से देखो 48 का डबल 96 होता है। या तो कैंसल आउट करो, या फिर यहाँ देखो जो भी हमें यूनिट दिया है मीटर पर सेकंड में दिया है, लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है, तो हम क्या करेंगे, इसे कन्वर्ट कर देंगे। तो इससे हम पहले कर लेते हैं 48 टू जा और ये 0, समझ में आया। अब ये क्या है, मीटर पर सेकंड में, किस में है, मीटर पर सेकंड से हमें किस में जाना है, देखो इधर मीटर पर सेकंड से अगर हमें कहा जाना है, किलोमीटर पर आर में जाना है। तो छोटी यूनिट से अगर हम बड़ी यूनिट में जा रहे हैं तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 18/5 से, किससे, लेकिन बड़ी यूनिट से अगर छोटी यूनिट में आ रहे तो 5/18। बहुत सिंपल है, याद रखना। देखो छोटी यूनिट से किस में जा रहे हैं हम, तो बड़ी यूनिट में जा रहे हैं तो 18/5 करना पड़ेगा, बड़ा नंबर ऊपर चाहिए, ठीक है। अब बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में आ रहे तो किस में आ रहे, छोटी यूनिट में, तो छोटा नंबर ऊपर। अब ये 5/18, 18/5 कहां से है, तो सिंपल सा है, 1 किलोमीटर में कितने मीटर रहते हैं, 1000, सो ये 1000 समझो, ठीक है। अब एक 1 आवर में, ठीक है, कितने मिनट रहते हैं, तो ये 60 यहां लिख दो। फिर मिनट से हमको सेकंड में जाना है क्योंकि क्वेश्चन में सेकंड पूछा था ना, तो देखो यहाँ पर और एक बार 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। 0 से 0, ये 0 से ये 0, 2 5 जा और 2 3 जा, सो फाइनली कितना आया, 5 कितना आया, 6 3 जा 18। तो ये नंबर कहां से आया ये समझा गया। तो ये जो 5/18 है, कन्वर्जन करते टाइम पर हमें कौन सा नंबर ऊपर चाहिए कौन सा नीचे चाहिए, ये पॉइंट क्लियर हो गया, सबको समझ में आया। बस यहीं से हम क्या करेंगे, ये नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे हमें आंसर मिल जाएगा। जैसे देखो ये 20 है, हमें मीटर पर सेकंड से किस में जाना है, हाँ बड़ी यूनिट में, क्योंकि जो ऑप्शन है उसमें किलोमीटर पर आ रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे, किससे करेंगे, 18/5 से। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 जा और ये 5 4 जा, 18 इंटू 4 कितना आया, 72 किलोमीटर पर आवर, मतलब हमारा आंसर ये वाला है।
ऑप्शन बी है ना। तो मैं स्टार्टिंग में क्या समझा रहा था, देखे साथी 1 सेकंड में आंसर कैसे आया। हमने क्या करे, मुझे समझ में आया कि क्वेश्चन जो है मीटर पर सेकंड में है और जो पूछा गया है वो किस में है। तो मुझे ये समझ में आ गया कि आखिरी में मुझे क्या करना पड़ेगा, 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यूनिट चेंज करना पड़ेगा ना। तो जैसे ही मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो नीचे में क्या है 5, ये 5 से 18 कटेगा क्या, नहीं कटेगा। इसका मतलब ये 18 जो है वो आंसर में दिखेगा, वो आंसर में प्रेजेंट रहेगा। समझ में, बात समझ में आई क्या। तो 5 नहीं कट कर पा रहा है, इसको इधर कर रहा है ना, लेकिन 18 एज इट इज है तो वो मुझे आंसर में दिखेगा। तो आंसर में कैसे दिखेगा, तो जो बच गया 18 इंटू 4 करें 72। तो यहाँ देखो ऑप्शन में सिर्फ ये एक ऐसा नंबर है जो क्या है 18 से, बाकी कोई ऑप्शन हो रहा है क्या। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम डायरेक्ट देखे साथी इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। मान लो ऑप्शन अगर ऐसा आता है कि और एक नंबर आ गया जो 18 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। मान लो यहाँ 52 के बदले में क्या आया, 54 आया, जो कि क्या होता है, डिवाइड होता है कि नहीं। तब क्या करेंगे, तब हमें यही कैलकुलेशन करना पड़ेगा, लेकिन हमें ये सारी चीजें नहीं लिखना पड़ेगा, हम डायरेक्ट ये दोनों को ऐड कर देंगे। क्वेश्चन में से ही दोनों को ऐड करके कितना आएगा 960 अपॉन कितना आएगा 48। बस इसी नंबर को क्या है 18/5 से ऐसा मल्टीप्लाई कर दो। सिर्फ इतना ही एग्जाम में करना पड़ेगा, भले कैलकुलेटिव सम है, लेकिन हमें ये फॉर्मूला लिखना, ये दोनों का एज इट इज लिखकर ऐड करना, ये नहीं करना पड़ेगा। स्क्रीन पर क्वेश्चन रहेगा तो डायरेक्ट हमें दोनों को ऐड करना है। क्यों, क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट क्लियर है कि जब कभी ट्रेन टनल के साथ या ब्रिज से होकर गुजरती है तब हमें दोनों के डिस्टेंस को क्या करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है। लेकिन वही ट्रेन जो है पोल या ट्री या मैन को क्रॉस कर रही है तो ऐड करेंगे क्या, क्योंकि पोल या ट्रेन जो है इनका जो डिस्टेंस होता है नेग्लिजिबल रहता है, इसलिए उस केस में ऐड नहीं करेंगे। तो समझ में आया। तो इस तरह के क्वेश्चन आए तो सबसे पहला हमारा टारगेट ये रहना चाहिए कि यूनिट कन्वर्जन है तो 18/5 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और इस तरह से देखकर ही हम डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। क्लियर है। चलो सेकंड क्वेश्चन। अब देखो सेकंड क्वेश्चन ऐसा है, इसमें क्या है, वाटर और किसके बारे में बात की गई है, बोट है ना, बोट वाली क्वेश्चन है ना। हाँ, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाला। तो इसका भी कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये जान लो, जब कभी भी वाटर बोट इस तरह से क्वेश्चन कोई आता है, बोट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आया है ना, धारा जो बोलते हैं अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाला, इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आया तो हमें दो चीज को याद रखना है। सबसे पहली चीज, फॉर्मूला तो यही लगेगा, कौन सा वाला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन, ठीक है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन क्या रहेगा, टाइम। यही बेसिक फॉर्मूला चलेगा, ठीक है। अब इसी को हम क्या कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं, मतलब टाइम अगर मुझे चाहिए तो डिस्टेंस अपॉन क्या हो जाएगा, ये समझ में आता है ना सबको। अब बोट और स्ट्रीम से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा। अब इसको कैसे यूज करते हैं, तो पहली चीज ये जान लो, बोट और स्ट्रीम में दो स्पीड होती है, एक स्पीड ऑफ द बोट होता है और एक स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो स्पीड ऑफ द बोट जो हमेशा ग्रेटर रहता है, तो मैं उसको क्या कर लेता हूँ, बोट की स्पीड को मैं ले लेता हूँ x, क्या ले लिया। और जो स्ट्रीम है, स्ट्रीम मतलब समझ में आता है ना, नदी की धारा, ठीक है। तो मान के चलो ये बोट है ऐसा, ठीक है, ठीक है, ये बोट है, अगर इधर जा रही है, इधर चढ़ाव है, समझो चढ़ाव है ना, चढ़ाव में अगर बोट जा रही है तो क्या होगा, स्पीड क्या होंगी, कम होंगी। और उतार में अगर जा रही है तो चढ़ाव का मतलब होता है अपस्ट्रीम, और जो उतार है उसका मतलब क्या होता है, डाउनस्ट्रीम, मतलब उसके प्रवाह की दिशा में, करंट जहां उसका फ्लो हो रहा है ना, रिवर जहां फ्लो हो रही है उसकी दिशा में जा रही है, उसी डायरेक्शन में जा रही है तो डाउनस्ट्रीम, उसके अपोजिट में जा रही है तो क्या बोलेंगे, अपस्ट्रीम बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखो दो स्पीड हमें पता चल गया, क्या है, एक बोट की स्पीड है और एक स्ट्रीम की स्पीड है, x किलोमीटर पर आवर, y किलोमीटर पर आवर, है ना। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला अगर हम अपस्ट्रीम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई। अगर वही हम कहाँ जा रहे हैं, डाउनस्ट्रीम, उतार में जा रहे हैं, तो स्पीड क्या होंगी, इंक्रीज होंगी, मतलब x प्लस वाई। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, सबको समझ में आया ना। अब क्वेश्चन के हिसाब से क्या बोला है, देखो, अ ड्राइवर रोइंग एट द स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर टेक्स डबल द टाइम गोइंग 50 किलोमीटर अपस्ट्रीम कंपेयर टू गोइंग 50 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। अब देखो डिस्टेंस जो है दोनों में सेम दिया है कि नहीं, और स्पीड किसकी दिया है, ये 3 किलोमीटर पर आवर जो है ये किसकी स्पीड है, हाँ, इन स्टिल वाटर बोला है ना। देखो, अ ड्राइवर रोइंग द स्पीड एट द स्पीड ऑफ, मतलब ड्राइवर क्या कर रहा है, रोइंग कर रहा है, मतलब जा रहा है वो, है ना, नाव चला रहा है ना, कितनी की स्पीड से चला रहा है,
तो वो स्पीड ऑफ द क्या है, मतलब किसकी वैल्यू गिवन है, वो x की वैल्यू गिवन है। किसकी वैल्यू गिवन है, मतलब ये कितना है 3 किलोमीटर पर आवर है ना। और हमें क्या पूछा है, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, मतलब ये y पूछा है। ठीक है, अब क्वेश्चन के हिसाब से क्या बोला है, किसको ज्यादा टाइम लग रहा है, बोला इट टेक्स डबल द टाइम गोइंग 50 किलोमीटर अपस्ट्रीम कंपेयर टू गोइंग 50 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। किसको डबल टाइम लग रहा है, अपस्ट्रीम को। अपस्ट्रीम वाली जो स्पीड है उसको डाउनस्ट्रीम से कितना टाइम लग रहा है, ज्यादा टाइम लग रहा है। समझ में आया, डाउनस्ट्रीम में अगर मान लो 5 मिनट लग रहा था जाने के लिए, तो अपस्ट्रीम में कितना, मतलब चढ़ाव में कितना टाइम लगेगा, 10 मिनट, डबल। मतलब समझ में आया ना। अब देखो यहाँ पर, अब अपस्ट्रीम में जाने का ये फॉर्मूला है कि नहीं, टाइम इज इक्वल टू कितना है, ये टाइम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन लिखे ना अपन ने कि अपस्ट्रीम में जाने के लिए डाउनस्ट्रीम से डबल टाइम लगता है, तो ये टाइम वाला फॉर्मूला यूज करूंगा। क्या फॉर्मूला है, डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस, कितना है हमारे पास 50 है, और स्पीड, तो पहली स्पीड कौन सी, u मतलब क्या है x माइनस वाई, बराबर है यहाँ तक। यहाँ पर कितना है 2 इंटू डी, मतलब कितना है x प्लस वाई है। डिस्टेंस पहले लिखेंगे ना 50, और फिर डाउनस्ट्रीम जो है उसकी स्पीड कितनी है x प्लस वाई। यहाँ तक समझ में आया, सबको क्लियर है। अब जो x की वैल्यू वो हमारे पास क्या है, गिवन है ना, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 50 अपॉन 3 माइनस वाई इज इक्वल टू, ये कितना आएगा 2 इंटू 50 अपॉन क्या आएगा 3 प्लस वाई। यहां तक समझ में आया। अब क्या होगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। कौन से दो, 50 से 50 क्या हो जाएगा कैंसिल, 3 कैंसिल नहीं होगा क्योंकि उसके साथ प्लस और माइनस है। ठीक है, अब यहाँ कुछ नहीं बचा, 1 बचा है, कैंसिल आउट हो गया तो 1 बचा ना। सो दिस इंटू 1 करेंगे तो कितना आएगा, देखो यहाँ पर मैं लिख रहा हूं कितना आएगा, सो 3 प्लस वाई इज इक्वल टू, ये इधर से आएगा तो 3 2 6 होगा, माइनस 2 इंटू वाई ऐसा होगा। समझ में आया, देखो ये इधर आया तो 1 टाइम करेंगे 3 प्लस वाई आएगा, ये 3 माइनस वाई इधर चले गया, 2 से मल्टीप्लाई हो गया तो वो आया। ठीक है, अब इसे शिफ्टिंग करो, कितना आएगा, ये माइनस 2 वाई इधर आएगा, वाई के साथ मिल जाएगा, होगा कि नहीं ऐसा, और ये 3 उधर चले जाएगा, तो यहाँ कितना आएगा 3y इज इक्वल टू कितना आएगा 3, सो y विल बी कितना 3 अपॉन 3, मतलब कितना आएगा 1। सो हमें पता चल गया कि जो y मतलब क्या था, स्पीड ऑफ द वाटर करंट है ना, स्ट्रीम, उसकी स्पीड कितनी है 1 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब समझने वाली याद रखने वाली कौन सी चीज है, सबसे पहली चीज हमें ये याद रखना है कि स्पीड ऑफ द बोट जो है हमेशा ज्यादा रहेगा, स्पीड ऑफ द करंट हमेशा क्या रहेगा। इससे भी कई क्वेश्चन ऐसे एलिमिनेट हो जाते हैं, आंसर निकल आता है। जैसे एग्जांपल देखो, यहाँ हमें क्या पूछा है 3 किलोमीटर पर आवर है ना, तो 3 किलोमीटर पर आवर अगर बोट की स्पीड है तो करंट की स्पीड 3 से कम होगी, 3 से तो कम मतलब क्या, ये आंसर मेरा हो सकता है क्या 3, ये नहीं होगा। देन बाकी हो सकते हैं ना, ये 1 किलोमीटर और ये भी हो सकते हैं, ये 7/3 है, 7/3 मतलब कितना 2 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, तो 3 से छोटा है ना, हो सकता है ये, समझ में, तो ये नहीं होगा, बाकी ये 3 ऑप्शन हो सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, इतना सारा झंझट नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट क्या करूंगा ऑप्शन से जाऊंगा। मुझे इतना समझ में आ गया कि अपस्ट्रीम वाला जो है इसको जितना टाइम लग रहा वो डाउनस्ट्रीम से क्या लग रहा है 2 गुना, मतलब डबल लग रहा है कि नहीं। तो मैं क्या करूंगा, डायरेक्ट वैल्यू पुट करूंगा। कौन सी वैल्यू पुट करूंगा, देखो इधर मैं सिर्फ इतना करूंगा, इसमें से ये ऑप्शन जो है ये किसकी स्पीड है, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम है ना, तो मुझे पता है अपस्ट्रीम में माइनस होता और उसमें क्या होता है प्लस। तो सोचो यहाँ 3 किलोमीटर है, अपस्ट्रीम में करूंगा तो माइनस कर दूंगा, 3 में से मैं कौन सा नंबर सबसे पहले चेक करूं, 1 चेक करूंगा। क्यों, मैं ये जो देखो यहाँ फ्रैक्शनल नंबर है ना, इसको मैं लास्ट में चेक करूंगा। ठीक है, जो इजी वाले पहले उसको खत्म करो, तो मैं किसको चेक करूंगा, जो इजी नंबर है, या तो 3 को करो या तो 1 को चेक करो। मान लो अगर मैंने 1 को चेक किया, ठीक है, तो क्या होगा देखो, जैसे ही मैं क्या करूंगा अपस्ट्रीम में कितना टाइम लग रहा, x माइनस वाई, एक्स पता है हमको 3 है, 3 माइनस वाई कितना होगा 2, और ये 50 को 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा बताओ ना 25 आएगा कि नहीं, समझ में। फिर 50 किलोमीटर है, इसी 50 किलोमीटर को एक बार प्लस करना है अपने को, x प्लस वाई करना है ना, तो वो 3 है और ये वाला एक क्या है 1, कितना हुआ 4 हुआ। अब 50 को डिवाइड बाय क्या करेंगे 4, कितना आएगा 12.5 आएगा, है ना। अगर 2 से डिवाइड करना है मतलब 25, अगेन 2 से करेंगे तो कितना आएगा 12.5।
समझ में आया? तो ये आया 12 पॉइंट। तो देखो बारे इससे ये डबल है कि नहीं है, 12.5 का डबल 25। बस हमें टैली करना है। क्या करना है? मैथ्स मतलब क्या है? बैलेंस करना। हमें क्या करना है? सिर्फ इतना ही बैलेंस करना है कि अपस्ट्रीम का जो आंसर आएगा वो डाउनस्ट्रीम से क्या रहना चाहिए? डबल रहना चाहिए। और ये कहां से आया? तो हमको समझ में आ गया 50 का डिस्टेंस है, दो स्पीड होती है, एक बोट की और एक स्ट्रीम की, एक बार प्लस करो एक बार, हाँ, डिवाइड करने के बाद ये आंसर ऐसा आना चाहिए डबल। तो वो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो हमारा आंसर क्या रहेगा? वही रहेगा। मतलब क्या आंसर है हमारा? ऑप्शन डी ये। ठीक है, चेक करके देखो ये आंसर है क्या, चेक करके देखो 3 वाला। ठीक है, अगर मान के चलो मैंने यहाँ 3 माइनस क्या किया? 3 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 0। ऐसा होगा क्या? वो कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर कर रहा है तो कुछ ना कुछ स्पीड होंगी ना उसकी, तो ये 0 नहीं हो सकता, तो ये वाला आंसर हम ले ही नहीं सकते। समझ में आया? हाँ। देन उसके बाद ये जो नंबर्स है, हमेशा फ्रैक्शनल नंबर्स है तो उसको थोड़ा सा, हाँ, सबसे पहले हम क्या करेंगे? जो सिंपल नंबर है उसको सॉल्व करेंगे। जब नहीं आया इसका आंसर तब हम ये नंबर्स को चेक करेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? नेक्स्ट देखो कौन सा क्वेश्चन है ये? मेंसुरेशन जो है टॉपिक, उसमें से ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें क्या बोला गया है? एक वायर है ना, उससे क्या बनाया? व्हेन अ स्क्वायर इज मेड बाय बेंडिंग अ वायर देन द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज 484 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब क्या है? इसका एक वायर था, ठीक है, उस वायर को क्या करे हमने? बेंड करके क्या बना लिए? तो मान के चलो एक वायर था ऐसा, उसको बेंड करके हमने क्या बना लिए? ये ऐसा इस वायर को बेंड करके स्क्वायर बना लिया। स्क्वायर बनाने के बाद इसका एरिया कितना आया? 484 सेंटीमीटर स्क्वायर है, बराबर है। इफ द सेम वायर, अब इसी वायर को हमने बेंड करके क्या बना लिए? सर्कल बना लिए। ठीक है, तो पूछ रहे व्हाट विल बी द एरिया, मतलब इसका एरिया क्या रहेगा करके। तो सबसे पहली चीज अगर हम बोलेंगे, मान लो ऑप्शन में तो दिया नहीं है, लेकिन पहले दिमाग में हमारे ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए कि इस वायर का लेंथ अगर सेम है, उसी से हम क्या बना रहे हैं? पहले स्क्वायर, और उसी वायर से क्या बना रहे हैं? मतलब लेंथ जो है वो सेम है। लेंथ सेम का मतलब क्या है? पेरीमीटर होता। क्या होता? तो दोनों के पेरीमीटर सेम है, तो पेरीमीटर सेम है तो एरिया भी सेम होता क्या? बिल्कुल नहीं होता। ये पहला कॉन्सेप्ट हमें पता रहना चाहिए। पेरीमीटर सेम है तो एरिया सेम रहेगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। सो 484 अगर इसका पेरीमीटर है ना, सॉरी एरिया है, तो इसका एरिया भी वही रहेगा क्या? नहीं। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब दूसरी बात देखो, सबसे पहली चीज हम क्या करेंगे? अब मुझे इसका एरिया फाइंड करना है। सो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या रहता है? पाई आर स्क्वायर। तो समझ में आ गया, आर पता रहना जरूरी है कि नहीं? आर पता रहना चाहिए कि नहीं? आर पता रहेगा तभी अपन कर सकते कैलकुलेट, है ना? अब कैसे करेंगे बताओ? तो देखो ये लेंथ का मतलब क्या है? इसी को फोल्ड करके अपन ने ये बनाया, ऐसा बेंड करके बनाया ना। अब बनाया मतलब ये क्या बन गया? पेरीमीटर बन गया। तो ये जो वैल्यू है कि नहीं? हाँ, ये जो पेरीमीटर है दोनों के इक्वल रहेंगे कि नहीं पेरीमीटर? हाँ, तो अब ये किसका वैल्यू दिया था? ये 484 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ, सो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या फॉर्मूला रहता है? एल स्क्वायर, साइड स्क्वायर रहता है ना। हाँ, तो यहाँ पर एरिया कितना दिया है? 484 दिया है, और ये एल स्क्वायर, ये स्क्वायर इधर आएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा 484। तो 484 किसका रहता है? 484 किसका रहता है? अच्छा, इतना पता है। 400 अगर रहता तो किसका रहता था? 20 का। कितने का? तो ये 20 से थोड़ा ज्यादा है कि नहीं? ज्यादा है ना। तो कितना आएगा? तो लास्ट नंबर कौन सा है? 4 है। तो 4 किस में आता? 8 8 जा 64 होता, और 2 2 जा 4 होता, बराबर है। तो 8 8 जा करूंगा तो यह क्या आएगा? 20 आ रहा है। इतना समझ में आ गया ना? एक अंदाज बता रहा हूँ, इसको फाइंड करने के तो ढेरों तरीके। 400 पकड़ लो इसको, 400 मतलब 20 के आसपास आंसर आएंगे, 20 से थोड़ा ज्यादा, है ना। लेकिन हमारे पास जो 4 है यूनिट डिजिट, ये किस में मिलेगा? ऐसा नंबर जिसका आखिरी डिजिट या तो 2 रहना चाहिए या तो 8। अगर मैं इसको 8 यहाँ लिखता हूं तो ये 28 बन जाएगा, और 28 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा क्योंकि 25 का ही 625 होता है कि नहीं? तो ये फिर नहीं लूंगा मैं, है ना। तो बचा क्या ऑप्शन मेरे पास? 22। यहां तक समझा? अब इसके बाद ये लेंथ हमको समझ में आया, ठीक है। अब इससे मुझे क्या पता चला? पेरीमीटर इक्वल है बोला था ना,
पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, दोनों का पेरीमीटर, एक स्क्वायर का भी और पेरीमीटर किसका, सर्कल का भी, ये दोनों का पेरीमीटर इक्वल है ना, तो इसका पेरीमीटर क्या होता है 4 इंटू साइड होता है ना, और इसका क्या होता है पेरीमीटर ऑफ सर्कल मतलब सरकमफ्रेंस 2 पाई आर, यही रहता है ना। अब इसको सिंप्लीफाई करो तो कितना आंसर आएगा, देखो यहाँ पे 4 इंटू एल कितना है हमारे पास, ये अभी आया 22, ठीक है, इज इक्वल टू 2 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू आर। यहाँ तक समझ में आया, देखो 22 से 22, तो ये इधर आएगा 2 1 जा क्या हो जाएगा 2 2 जा, तो फाइनली आर इज इक्वल टू कितना आया 14। कैसे 14 आया समझा, ये 7 इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, 7 2 जा 14, ठीक है, बस यही वैल्यू इसमें पुट कर दो, 22 अपॉन 7 इंटू स्क्वायर है इसलिए मैं 2 बार ऐसे लिख देता हूं, है ना, 7 1 जा 7 2 जा, सो फाइनली आंसर कितना है हमारा, देखो 2 4 जा 8 8 2 जा 16 16 मतलब आखिरी डिजिट मेरा क्या रहना चाहिए 16, है क्या ऐसा, हाँ सब में अलग अलग दिया है ना, हाँ तो एक ही है, तो हमारा आंसर क्या रहेगा ये। अगर मान लो 2 जगह 6 रहता तो फिर मुझे पूरा मल्टीप्लाई करना पड़ा रहता। समझ में आया क्या, इतना सबको क्लियर है, कोई डाउट किसी को। अब ये ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आया है तो मैं इतना पूरा मेथड सॉल्व नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा, ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आया है तो ये मेथड बिल्कुल सॉल्व नहीं करेंगे अपन, ठीक है, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इतना करके आंसर ला रहे, वही चीज हम देख कर ही आंसर ला सकते हैं कुछ ट्रिक से। कौन सी ट्रिक है वो समझो, देखो मुझे इतना पता है, देखो ऑप्शन मेरे पास यहां पर गिवन है, पहला कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में ये रहना चाहिए कि एक वायर है, उसी से पहले मैंने स्क्वायर बनाया और सर्कल, तो पहला कॉन्सेप्ट ये रहेगा कि जो स्क्वायर का एरिया है वो सर्कल का एरिया से, मतलब ये दोनों का एरिया में एरिया जो है सर्कल का वो हमेशा बड़ा रहेगा। पहला कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, हाँ ये दोनों में एरिया किसका बड़ा रहेगा, हाँ सर्कल का एरिया हमेशा बड़ा रहेगा। समझ में आया, ये पहला कॉन्सेप्ट है। कैसे आता है ये नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे, अभी सिर्फ इतना ही कॉन्सेप्ट याद रखो। क्या है प्रॉपर्टी, सर्कल का एरिया क्या रहेगा, हमेशा बड़ा रहेगा स्क्वायर से, जब दोनों के पेरीमीटर सेम रहेंगे तब की बात है। समझ में आया, ये पहला पॉइंट क्लियर है। दूसरा पॉइंट हमको ये याद रखना है, अगर बड़ा रहेगा तो इसका मतलब ये मेरा आंसर हो ही नहीं सकता। हो सकता क्या, क्योंकि ये तो इससे छोटा है ना इस नंबर से, तो मेरा आंसर तो 484 से बड़ा रहना चाहिए, तो ये सारे ऑप्शन बड़े, ये नहीं रहेगा सिर्फ, समझा। दूसरा पॉइंट हमें ये याद रखना है कि मुझे क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर है, तो पाई मतलब 22/7 होता है कि नहीं, तो 22/7 का मतलब है यहाँ 7 नीचे, 7 इसको कट कर पाएगा क्या, नहीं, इसका मतलब ये 22 के अंदर 11 प्रेजेंट है ना, प्रेजेंट है कि नहीं, तो इसका मतलब मेरा जो आंसर रहेगा उसमें 11 होना चाहिए कि नहीं। तो ऐसा कौन सा नंबर है ये तीनों में से जो 11 से कटता है, तो 11 से कटने के लिए मैंने क्या प्रॉपर्टी बताया था, ये देखो, ये 2 + 4 करो कितना 6, 9 में से 6 गया तो कितना 3, नहीं हो रहा है, ये 11 से कट रहा है क्या। इसको देखो 8 + 4 करेंगे तो कितना आएगा 12, 12 में से 8 गया तो कितना 4, 4 कटता है क्या 11 से, नहीं, ठीक है। यहाँ देखो 6 + 6 कितना 12, 12 में से 1 गया तो 11 आया, 11 या तो 0 आना चाहिए या फिर क्या आना चाहिए 11 की डिविजिबिलिटी टेस्ट पता है ना, तो बस ये नंबर एक लौता ऐसा है जो क्या हो रहा है 11 से कट रहा है। तो सिर्फ इतना ही चेक करूंगा इस तरह के क्वेश्चन में मैं कि भाई 11 से वो नंबर डिविजिबल है या नहीं है, अगर है तो वही मेरा आंसर रहेगा। समझा इतना, कोई डाउट किसी को। चलो नेक्स्ट, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर। इस क्वेश्चन में बोला फाइंड द, क्या पूछा है, फाइंड द लीस्ट नंबर, फाइंड द लीस्ट नंबर बोला। लीस्ट नंबर जब भी आए इसका मतलब क्या फाइंड करना है हमको, एचसीएफ या एलसीएम, एलसीएम। एलसीएम का फुल फॉर्म क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल ना, तो लीस्ट मतलब क्या फाइंड करना है हमको, एलसीएम फाइंड करना है। किसका एलसीएम फाइंड करना है हमको, ये 3 नंबर्स दिए, 3 ही दिए है ना, हाँ, सो 12 15 और 18, तो आसान तो बहुत कुछ है। देखो इधर हम डायरेक्ट भी इसको फाइंड कर सकते हैं ना। पहला नंबर कौन सा है 12 है, फिर 15 है, उसके बाद क्या है 18 है, तो हम इस तरह से तीनों नंबर को एक साथ लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं। देखो यहाँ सब में किसका 3 का जाता है ना,
3 4 जा, 3 5 जा और ये 3 6 जा, समझा। फिर 2 2 जा 4, इसमें नहीं जाता तो एज इट इज लिखो, 2 3 जा 6, समझा। फिर इस स्टेप में 2 5 और 3 किसी में कोई कॉमन टेबल है जो सबको डिवाइड करता हो, नहीं, तो हमारा एलसीएम क्या रहेगा, ये देखो 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3, इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो 3 2 जा 6 2 जा 12, 12 5 जा 60, 63 जा कितना 180 आए, समझा। सो हमारा आंसर क्या रहेगा 180 रहेगा। लेकिन ये तो खैर छोटे नंबर्स थे, ठीक है, बड़े नंबर्स आए तो तब भी हम कोशिश करेंगे ये सब जो है अवॉइड हो सके, ठीक है। हम ये कोशिश करेंगे कि ऑप्शन से डायरेक्ट हमारा आंसर आता है या नहीं। सवाल में पूछा था कि 12 15 18 से डिवाइड होना चाहिए, एग्जैक्टली डिविजिबल है ना, तो ऑप्शन में जो भी नंबर रहेगा वो इन नंबर से डिवाइड होना चाहिए, तो मैं डायरेक्ट बड़ा नंबर चेक करूंगा, 18 है, 18 से कौन सा डिवाइड हो रहा है, बस ये नंबर हो रहा है, देखो 180, 18 10 होता ना, हो रहा है कि नहीं, तो मेरा आंसर क्या रहेगा, यही आंसर है। ये 18 से डिवाइड होता क्या, होता क्या, ये होता है नहीं, कैसे चेक करते हैं इधर समझो, 18 से डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा है, इसके लिए हम चेक करेंगे 9 और 2 से डिवाइड होना चाहिए। ये नंबर 9 से होता है क्या डिवाइड, इन सबको जोड़ो कितना आता है 7, 7 है क्या 9 से डिवाइड होता है, नहीं। ये 1 और 2 3 हो गया, 9 से डिवाइड होता है नहीं। 8 और 1 9 से डिवाइड होता है, 9 आया ना, 8 प्लस 1 कितना हुआ 9, डिविजिबिलिटी टेस्ट है ना 9 की, तो ये हो जाता है। ये इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 6, ये होगा क्या, बस इतना सा ही चेक करना है हमको कि 18 से कौन सा डिवाइड होता है। अगर मान लो 18 से डिवाइड होने वाले इसमें नंबर प्रेजेंट रहते तो नेक्स्ट नंबर चेक किया रहता मैं, कौन सा नंबर जो है 5 से डिवाइड होता है। 15 का मतलब क्या रहेगा 5 3 है ना, तो 5 और 3 का चेक करूंगा फिर मैं यहाँ, फिर इसके लिए क्या चेक करूंगा 4 3 का चेक करूंगा, समझा। वो नंबर को तोड़ना आना चाहिए, तोड़कर उसके जो फैक्टर्स है अगर वो डिवाइड कर पा रहे हैं तो वही हमारा आंसर है, नहीं कर पा रहे तो फिर वो नहीं रहेगा, नेक्स्ट चेक करना पड़ेगा। समझ में आया क्या, चलो नेक्स्ट। Which of the following number is not a perfect square? देखो अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है कि इनमें से कौन सा नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर है, पूछता है कभी कभी, कभी कभी कौन सा नहीं है ऐसा भी पूछता है, ठीक है। तो इसके लिए कॉन्सेप्ट पता रहना जरूरी है। तो यहाँ देखो हमें क्या पूछा है, इस चीज को ध्यान देना, नॉट बोला है, ये कीवर्ड जो है बहुत ध्यान देना, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है नहीं पूछा है, कौन सा नहीं है वो पूछा है। तो अब देखो इतने बड़े बड़े नंबर्स दिया है यहाँ पर, छोटे दिया है क्या, अगर हम इन सब नंबर्स को, ठीक है, एक एक करके फाइंड करने जाएंगे तो कितना टाइम लग जाएगा चारों नंबर को फाइंड करना, बराबर है कि नहीं। तो हमें एक अगर कॉन्सेप्ट पता है, हमें कॉन्सेप्ट पता है तो हम इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। कौन से, जैसे देखो क्वेश्चन आया विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, एग्जाम में ये आया और मान लो इस तरह से ऑप्शन है, तो हम देख कर ही डायरेक्ट बिना कुछ करे 1 सेकंड में बोल सकते हैं कि इसका आंसर ऑप्शन सी रहेगा। क्या रहेगा, अब देखे साथ ही 1 सेकंड में अगर पता चल जाए कि इसका आंसर सी रहेगा तो सोचो कितनी मजेदार बात है कि नहीं, है ना। तो देखो इसको कैसे लाया जाता है ये समझो, हमें ये पता रहना चाहिए कि जो भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर रहते हैं उसके लास्ट में 2 3 7 8 नंबर नहीं आते, समझ में आया। जैसे एग्जांपल के लिए देखो यहाँ देखो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, ठीक है, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 6 7 8 9 और ये 10 समझो, ठीक है। तो 1 से लेकर 10 में अब देखो कोई भी मैं डिजिट लेता हूं, चाहे 2 डिजिट हो, 3 हो, 4 हो या कितना भी बड़ा, तो कितना भी बड़ा डिजिट लूंगा तो उसके लास्ट में एंड जो है इन्हीं नंबर्स में से एक होगा, या तो 0 आएगा या 9 8 7, इनमें से कोई ना कोई एक नंबर होगा ना, कितने भी डिजिट का अगर मैं नंबर लेता हूं तो, बराबर है कि नहीं। तो इनका अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो क्या आएगा बताओ, यहाँ पर क्या आएगा 1 4 9 16 25 36 फिर 49 81 और 100, समझ में। अब गौर से देखो ये जो नंबर का पैटर्न हमने यहाँ लिखे हैं इसमें देखो ये 0 वाला नंबर जो है और ये 5 इसको छोड़ दो, एंडिंग में कितना है 5 और हाँ, बाकी देखो क्या पैटर्न बना रहा है 1 देखा, 4 9 और 6, समझा। इससे क्या पता चला हमको कि
0 आया, 1 आया, 2 आया क्या, लिख लो यहाँ 2, फिर 3 आया क्या, लिख लो यहाँ 3, फिर 4 आया, 5 आया, 6 आया, 7 आया, लिख लो यहाँ 7, 8 आया, 8 कहीं आया क्या लास्ट डिजिट, तो 8, बाकी 9 आ गया और 10 मतलब 0 भी आ गया। ठीक है, तो इससे क्या कंक्लूजन निकला, ये पता चला कि कोई भी जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर रहता है इनमें ये वाले डिजिट यूनिट डिजिट नहीं रहता। समझ में? तो ऑप्शन के हिसाब से 6 4 4 है ना यूनिट डिजिट, ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, ये तो कंफर्म है होगा ही नहीं। समझा? और जो नहीं होगा वही हमें पूछा है, तो ये डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। देखे साथी, अगर हमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। ठीक है, अब ऐसा भी हो सकता है कुछ ऑप्शन में मान के चलो ऐसा हो गया कि कहीं और कुछ और ऑप्शन आ गया, तो ढेरों तरीके रहते हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, निकल सकते हैं, आंसर तक पहुंच सकते हैं। और एक तरीका ये रहता है, ये क्या है, यूनिट डिजिट के बारे में बताया। किसके बारे में बताया, ये यूनिट डिजिट के बारे में, है ना। तो यूनिट डिजिट जो है ये नहीं होगा, यही बताया ना। एक रहता है डिजिटल सम, क्या रहता है, सम ऑफ डिजिट बोलो या फिर डिजिटल सम बोलो। तो डिजिटल सम क्या नहीं हो सकता उसके बारे में भी जान लेते हैं। डिजिटल सम इसका करेंगे तो 1 का तो 1 ही आएगा, 4 का 4 आएगा, 9 का 9 आएगा। इसका कितना आएगा बताओ, 7 बराबर है, इसका 7, इसका 9, इसका 9 और 4 कितना 13, 13 को फिर से जोड़ेंगे तो कितना 4, इसका 10, 10 मतलब कितना 1, इसका 9 और इसका 1। इसका मतलब समझो, जो डिजिटल सम है ना मेरा 1 आ सकता है, 2 आ सकता क्या, नहीं, तो लिख दो यहाँ 2। 3 आ सकता क्या, नहीं, लिख दो 3। 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, आ सकता क्या, नहीं, लिख दो यहाँ 5। 6 आ सकता, नहीं, लिख दो 6। 7 आ सकता है, 8 आ सकता क्या, नहीं, वो लिख दो 9 और 10 मतलब, ठीक है। इतना समझ में आया क्या, पॉइंट क्लियर है क्या, सबको ये लॉजिक समझ में आया। तो डिजिटल सम जो है मेरा ये कभी नहीं आएगा, इनमें से ये जो नंबर है ना कभी नहीं आएगा मेरा। समझ में आया? जैसे एग्जांपल के लिए इसको देखो, ये कितना है, 2 + 0 2 + 1 3 + 3 6 + 2 8 है ना, तो सिर्फ 8 नहीं आएगा। समझा? एग्जाम्पल के लिए ये वाला देखो, 6 + 1 7 + 6 13 13 + 1 14 + 4 18 18 मतलब फिर से अगेन ऐड करेंगे तो कितना 9 9 आ सकता है, इसमें नहीं है ना, ये नहीं आना चाहिए बस। तो 9 आ सकता है स्क्वायर वाले नंबर का डिजिटल सम, है ना, मतलब ये स्क्वायर वाला नंबर है। आए क्या समझ में, सबको क्लियर है? अब मान के चलो मुझे एक नंबर फाइंड करना है, स्क्वायर वाला नंबर। ठीक है, तो इसमें बड़ा नंबर ये है, इसको मैं सॉल्व करके बताता हूँ स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं। क्या करते हैं, परफेक्ट स्क्वायर कैसे निकाला जाता है। देखो यहाँ पर क्या करेंगे, जो भी नंबर दिया है हम 2 के बाद क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ 2 डिजिट के बाद एक लाइन ड्रॉ कर दिए, पेयरिंग करना है, समझ में। और ये बचे वाले नंबर जनरली 4 या 5 डिजिट में ही पूछता है, बहुत ज्यादा बड़े नंबर नहीं देता है, अगर दिया भी तो उसको भी करने के ट्रिक्स है। ठीक है, तो यहाँ देखो 2 डिजिट हमने ये कर दिए, लाइन ड्रॉ कर लिए। अब मुझे बताओ ये जो आखिरी वाला नंबर है 4 है ना, तो ये 4 किसके स्क्वायर में आता है, एक देखो इस 2 के स्क्वायर में आएगा और एक 8 के स्क्वायर में 4 आएगा, आएगा कि नहीं। तो मेरे पास 2 पॉसिबिलिटी, एक 2 के स्क्वायर में भी आएगा और एक 8 के। समझ में? मतलब कंफर्म ये है कि इसका ये जो परफेक्ट नंबर है स्क्वायर वाला, ये इसका मैं परफेक्ट स्क्वायर रूट अगर निकालता हूं तो लास्ट डिजिट मेरा या तो 2 होगा या तो, इससे भी हम ऑप्शन से निकल सकते हैं। ठीक है, अब इधर वाला डिजिट कौन सा होगा वो कैसे पता चलेगा, तो देखो 973 किसके स्क्वायर में आता है। तो सोचो अगर ये 973 के बदले में सिर्फ 900 अगर होता तो मुझे पता है ये किसका है, 30 का है ना, 30 का स्क्वायर है ना 900, तो मुझे 30 से थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा क्योंकि आगे नंबर है ना। तो सबको पता है कि 32 जो है इसका स्क्वायर कितना होता है, 1024। ये नंबर खास है, पता है ना, कंप्यूटर में मेमोरी के लिए यूज करते हैं अपन, याद है ना सबको। तो 32 का स्क्वायर 1024 होता है और ये दोनों नंबर के बीच वाला नंबर ही है, इसका मतलब क्या है 31 किसके पास है। हाँ, तो मैं क्या करूंगा 31 लिख दूंगा, इधर भी क्या लिखूंगा, ध्यान दो अच्छे से, इधर भी मैं 31 लिख दूंगा
और इधर भी क्या करूंगा 31 लिख दूंगा। अब पता कैसे चलेगा कौन सा नंबर मेरा सही है? तो ये जो 31 मैंने लिखा, इसी नंबर को मैं 32 से मल्टीप्लाई कर दूंगा उसी के नेक्स्ट नंबर से, समझा? तो जैसे मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 32 वन जा 32, कैरी कितना आया 3 आया, बराबर है। 32 3 जा कितना होता है 96, 96 होगा ना, 96 में 3 ऐड करूंगा तो कितना आएगा 99, बराबर है। सो 992। तो सवाल ये पूछना है क्वेश्चन वाला नंबर इससे बड़ा है कि छोटा है? क्वेश्चन वाला नंबर 973 है ना, ये 3 को चेक करें ना, छोटा, तो मेरा आंसर भी छोटा रहेगा, समझा? मान के चलो 992 से बड़ा रहता था, यहाँ 993 रहता था यहाँ एग्जाम्पल के लिए, तो मेरा आंसर ये रहता। समझ में आया? ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो इस एक सम में मैंने सारी चीजें तुमको बता दी है, यूनिट डिजिट क्या नहीं रहना चाहिए, सम ऑफ डिजिट क्या नहीं रहना चाहिए, ठीक है, और ये स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं, सारी चीजें अपन ने डिस्कस कर ली, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो द मीन ऑफ एजेस ऑफ 3 फ्रेंड्स, ठीक है, ये जो है एवरेज वाला क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है? एवरेज के क्वेश्चन में जनरली कुछ ऐसे क्वेश्चन रहते हैं जिसमें अपने को कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। अगर हमको बेस पता है, उसका कॉन्सेप्ट पता है, तो बहुत आसानी से हम आंसर पता कर सकते हैं। जैसे देखो द मीन ऑफ द एजेस ऑफ 3 फ्रेंड्स, कितने दोस्त हैं, उनका एवरेज कितना है बोला 22, और फिर उसके बाद क्या बोला है 4 फ्रेंड्स है जिनका एवरेज कितना है बोला। तो ऐसा मान के चलो पहले 3 दोस्त थे, तीनों का एवरेज निकाले तो 22 आया, बराबर है। फिर उसमें एक दोस्त क्या हो गया, ऐड हो गया, है ना, जनरली ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, टीचर ऐड हो गया या टीचर कम हो गया, कोई पर्सन कम हो गया, वेट कम हो गया, एज कम हो गया, एवरेज में ऐसे अक्सर क्वेश्चन आते हैं ना, तो वही क्वेश्चन है यार। 3 दोस्त थे, तीनों का एवरेज 22 था, एक नया दोस्त उसमें आ गया, ठीक है। अब आने से क्या हो गया, एवरेज क्या हो गया, बढ़ गया, कितना हो गया ये 24 हो गया, कितना हो गया, हमें पूछा फाइंड द एज ऑफ 4 पर्सन, मतलब वो चौथा पर्सन आया उसके वजह से एवरेज बढ़ गया, बढ़ा कि नहीं, तो वो चौथा पर्सन जो है उसका एज कितना है वो पूछा है। अब ये नंबर्स वही रहेंगे, बस इसमें जो टर्म्स है ये चेंज हो जाएंगे, एज के जगह वेट आएगा, कभी हाइट आएगा, है ना, ऐसा कुछ भी, या रैंक आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, समझ में, कितने मार्क्स मिले, ऐसा कुछ भी। तो देखो यहाँ इसको करने के लिए देखो कॉन्सेप्ट समझो। एवरेज मतलब क्या बताया मैंने, एवरेज मतलब क्या है, एक सेंट्रल टेंडेंसी है, मतलब मिडल वाला या सेंट्रल नंबर रहना चाहिए, बराबर है। या फिर एवरेज का मतलब आसान भाषा में बोलो तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करो सबको, क्या है, मतलब अगर 3 बंदे हैं, देखो यहाँ पे कितने लोग हैं बोला था, यहाँ पे 3 लोग, तीनों का एवरेज कितना है बोला था, तो इसका मतलब मैं ऐसा समझता हूं कि 22, 22 और 22 तीनों को हमने इक्वली बांट दिए, ठीक है। 3 दोस्त है, एवरेज 22 बोला, तो मैं ऐसा समझूंगा कि तीनों भी कितने एज के हैं, 22 22 ऐसे एज के, ठीक है। फिर क्या बोला आगे, 4 दोस्त हो गए, अब तो एक नया आ गया, नया दोस्त आने से क्या हुआ 24 24 24 और एक आ गया 24, बराबर है। 3 दोस्त का एवरेज 22, 4 दोस्त है, कितना हुआ 24, कितना समझ में आया। अब हुआ क्या, तो बोल रहा है कि जो चौथा वाला दोस्त आया उसकी वजह से एवरेज बढ़ गया, तो कितना था उसका एज या वेट जो भी है वो पूछा है। तो हम क्या समझेंगे इससे कि देखो यहां से कितना प्लस हुआ, +2 हुआ ना, इधर कितना प्लस हुआ, इधर कितना प्लस हुआ, अदरवाइज ये सेम रहते थे ना। तो ये जो नया मेंबर आया वो 24 का, और ये 2 कितना हुआ +6, समझा गया। तो टोटल कितना हुआ 30। ये जो एक्स्ट्रा आए इसके पास, ये इसी में से आए ना, है ना, पहले तो ये 22 के थे सब, एक्स्ट्रा जो इनके पास बड़ा वो कैसे आया, इसके एज में से आया, तो वो उसको वापस लौटा दो और उसका एज अपने को पता चल जाएगा फिर 30। तो आंसर में है हाँ 30 हमारा करेक्ट आंसर है, समझ में है। अगर हमको फॉर्मूले से जाना है, अगर ये नहीं समझा, फॉर्मूले से अगर हमको जाना है तो देखो कैसा करेंगे। देखो अगर हमें क्या है, एवरेज का फॉर्मूला पता है सबको, क्या है, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल अपॉन नंबर, ये बेसिक फॉर्मूला चलता है एवरेज में, है ना। तो एवरेज हमारे पास गिवन है 22 दिया है, और सम कितना है नहीं पता, टोटल नंबर कितने, 3 दोस्त है, बराबर है। तो सम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 22 इंटू क्या हो जाएगा 3, सो सम मेरे पास कितना आ जाएगा
66 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है सबको? सेम यही फॉर्मूले का मैं यूज करूंगा सेकंड कंडीशन के लिए। एवरेज मेरा हो गया 24, 24 हुआ ना, तो सम मुझे पता करना है और टोटल कितने मेंबर थे अभी? 4 थे। तो क्या हो जाएगा, सम मुझे फाइंड करना है, तो ये 24 इंटू क्या हो जाएगा 4, तो सम इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 96, 96 आएगा ना। हाँ, तो ये सम मिल गया। अब मैं क्या करूंगा, दोनों का क्या करूंगा, डिफरेंस फाइंड करूंगा। तो मुझे क्या हो जाएगा, वो जो फोर्थ पर्सन है ना, फोर्थ पर्सन जो भी है, इसका फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये 96 में से माइनस करना पड़ेगा 66। तो कितना आंसर आएगा 30। तो फॉर्मूले से भी हम जाएंगे तो भी आंसर वही आएगा। सबको समझा? कोई डाउट है किसी को? पक्का? और एक तरीका है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, कौन सा दिखेगा इसमें, दिख रहा है ये? और एक तरीका है जिससे हम क्या कर सकते हैं, आंसर ला सकते हैं। ठीक है, कैसे लाएंगे, इधर देखो। हमें क्या बोला, इनिशियल जो एवरेज था वो कितना है 22। क्या है 22। इनिशियली हमारे पास कितना था 22। अब मुझे बताओ पर्सन आए या गए, क्या हुआ, आए। कितने पर्सन आए, एक पर्सन आया, है कि नहीं। अब जो एवरेज बना है इसके चेंज कितने से हुआ, कितने से चेंज हुआ, 2 से हुआ, है ना। इफेक्ट कितने पे पड़ेगा, कितने पर पड़ेगा, वो जो अकेला बंदा आया उससे कितना बढ़ गया, बोला है 2, कितना बढ़ा है, हाँ। उसकी भरपाई कितने लोगों में होंगी, 4 में। चारों को सबको ये करना पड़ेगा ना, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट, है कि नहीं, समझ में आया क्या। तो 4 इंटू क्या करेंगे अपन, क्या करेंगे, समझा, फिर से समझो क्या चीज है। ये 22 है इनिशियल एवरेज अपना, ओल्ड वाला जो था, है ना। उसमें क्या करें हमने, तो देखो गैप कितने का क्रिएट हो रहा है, 2 का क्रिएट हो रहा है। प्लस क्यों कर रहा हूं, क्योंकि एवरेज बढ़ गया। अगर माइनस किया रहता कब, जब एवरेज कम हुआ रहता, लेकिन यहाँ पर्सन आने से एवरेज कम हुआ, क्या तो बढ़ गया ना, इसलिए मैंने क्या किया, प्लस किया, अदरवाइज मैं माइनस करता। कितने से हुआ, 2 से। पहले 22 था, अभी 24 हो गया ना, तो इसका मतलब 2 से बढ़ गया, बढ़ा ये नहीं। और कितने मेंबर हो गए फाइनल मेंबर, बस इतना ही करना पड़ेगा। तो ये करने से आंसर आ जाएगा ये 22 और ये +8, मतलब कितना आ रहा है, वही 30, सेम। तो या तो इस मेथड से जाओ, या जो बेसिक फॉर्मूला इससे जाओ, या दिमाग में ये रखो कि यार एक्चुअल में पुराना एवरेज कितना था 22। समझ में आया, कितने से बढ़ गया या कम हो गया, 2 से बढ़ा, बढ़ा इसलिए प्लस किया, अदरवाइज माइनस किया रहता। कितने मेंबर में हो गए फाइनल, 4 मेंबर हो गए ना फाइनली। तो ये 4 2 8 हो गया, जोड़ दो, आ गया आंसर। सिंपल है एवरेज, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ, सिंपल इंटरेस्ट का ये क्वेश्चन है, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट ही बोला है क्या, हाँ सिंपल इंटरेस्ट का दिया, ठीक है। इंटरेस्ट 2 तरह के होते हैं, सिंपल इंटरेस्ट और सिंपल मतलब क्या है, सिंपल ही रहता है नाम के जैसा ही, सिंपल से एक फॉर्मूला रहता है, डायरेक्ट आंसर आ जाता है उससे, है ना। हम ऐसे भी परसेंटेज से कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट की जब बात आती है तो उसका फॉर्मूला भी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, या फिर उसको कैलकुलेट करना थोड़ा सा इसके कंपेयर में डिफिकल्ट होता है, ठीक है। अब इस सवाल में देखो, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट बोला है, बराबर। तो सिंपल इंटरेस्ट का हमारे पास फॉर्मूला है, क्या है, P इंटू आर इंटू एन बोलो या टी बोलो, एक ही बात है, टाइम पीरियड है ना, अपॉन क्या करेंगे अपन 100। फिर बोला है यहाँ पे फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 48750। तो ये जो अमाउंट है इसको क्या बोलेंगे अपन, प्रिंसिपल, क्या बोलेंगे। और ये अमाउंट क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्या है, फॉर 73 क्या बोला है, डेज बोला है। देखो हमेशा ईयर्स में दे ऐसा जरूरी है क्या, वो मंथ में भी दे सकता है तुमको, टाइम पीरियड कितना है, या फिर डेज में भी। तो 73 डेज जो है ये क्या है, एन है, नंबर ऑफ डेज बोलो या ईयर जो भी दिया रहता है, टाइम पीरियड, ठीक है। ऑफ अ नॉन लीप ईयर, लीप ईयर नहीं है ना, नॉन लीप ईयर बोला है, तो हमको समझ में आ गया टोटल कितने डेज रहेंगे, 365 डेज रहेंगे, बराबर है। अब देखो यहाँ क्या करेंगे हम, यहाँ डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे इसकी, सिंपल इंटरेस्ट हमें कैलकुलेट करना है, बराबर है कि नहीं। पी कितना है हमारे पास 48750 इंटू आर कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 16% है, और एन कितना है 73 है, अपॉन कितना है, समझ में आया।
बस एक थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है, जब कभी हम लोग 73 डेज आया लेकिन परसेंट जो है हमारे पास 16% पर एनम है, वो तो एनम में दिया है और ये तो हमको डेज में दिया है, तो डेज को एनम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एनम मतलब पर ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 73 को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए डेज से ईयर में जा रहे हैं, तो डिवाइड बाय क्या करेंगे अपन, 365। किससे डिवाइड करेंगे, 365 से डिवाइड करेंगे। तो इसको मैं डिवाइड कर लूंगा डिवाइड बाय 365। समझा सबको, ये इतना पार्ट समझा गया। तो जैसे ही मैं इसको डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, इसको सॉल्व करने के बाद आंसर क्या आ जाएगा, ये हट जाएगा पूरा, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा 1/5। समझा गया, 73 वन जा और 73 फाइव जा कितना होता है 365। ये कुछ नंबर्स ऐसे हैं जो एग्जाम में यही पूछे जाते हैं, जैसे कि ये 73 आया, देखो यहाँ ये 73 वन जा 73, फिर से 73 अगर मैं ऐड करूंगा तो कितना आएगा, ये 6 और ये 14, बराबर है कि नहीं, ये 2 टाइम्स। फिर से 73 अगर मैं ऐड करूंगा तो कितना आएगा, ये 9 आएगा और ये कितना 1 और ये कितना 219, बराबर है ना, ये 3 टाइम्स हुआ। फिर से 73 अगर मैं ऐड करूंगा तो कितना आएगा, ये कितना आएगा 2 और ये कितना आएगा 9 और ये 2, ये 4 टाइम्स आएगा, बराबर है कि नहीं। देखो उधर, इसको मैं 73 फिर से ऐड करूंगा इसमें तो क्या आएगा आंसर, ये 5 आएगा, ये कितना आएगा 6 आएगा और ये 365। समझ में आया क्या, सबको समझा। तो एग्जाम में क्या करता है, यही नंबर ऐसा देगा, या तो 73 डेज देगा, या 146 डेज देगा, या 219 ऐसा डेज देगा, या 292 डेज, या 365। 365 मतलब 1 ईयर। समझ में आया। तो जनरली वो नंबर ही ऐसे देगा ताकि वो कट जाए, नहीं कटेगा तो आंसर काय में आएगा, डेसिमल में। और ऑप्शन में देखो डेसिमल में है क्या, तो इसका मतलब समझ में आ गया कि जो भी आंसर अगर हमको किसमें राउंड ऑफ में दिया है तो इसका मतलब ये कटेगा, ये 73 डेज जो दिया है ना, ये नंबर कटेगा ही। ठीक है, तो हमको समझ में आ गया 5 टाइम्स मतलब 1/5 आएगा, आएगा कि नहीं। अब हमें क्या करना है, सिर्फ इतने पोर्शन को सॉल्व करना है। ठीक है, उतना पोर्शन अगर हमने सॉल्व कर लिया तो हमारा आंसर आ गया, सिर्फ ये इतना पार्ट। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने से आंसर आ जाएगा। तो कौन सा आंसर रहेगा, सॉल्व करना देखो थोड़ा सा डिफिकल्ट है कि नहीं, क्योंकि यहाँ 48750 दिया है, इंटू 16 भी दिया है, 5 से भी डिवाइड करना है कि नहीं। तो इसको करने के लिए सिंपल सा एक डिजिटल सम नाम का एक क्या आता है, ट्रिक आता है। ठीक है, वो ट्रिक अगर आपको पता है तो ये सम आपके लिए बहुत आसान है। क्या ट्रिक है, तो देखो सभी डिजिट जो है उसको जोड़ दो। ठीक है, तो जोड़े यहाँ पे 4 + 8 कितना 12, 12 मतलब वहीं पे जोड़ लो, 3 आया है ना। फिर 3 को 7 में जोड़ो कितना 10, 10 मतलब कितना 1, 1 को 5 में जोड़ो 6, मतलब यहाँ पर आया मेरा आंसर 6। किसको नहीं समझा, क्लियर है सबको। पूरे नंबर जोड़ने से अच्छा डायरेक्ट वहीं पर 1 डिजिट में लाओ और आसान हो जाएगा। फिर यहाँ 16 मतलब कितना 7, यहाँ तक समझ में आया। 1 मतलब कोई मतलब ही नहीं है ना, इनटू करेंगे 1 से तो वही आएगा। अपॉन यहाँ कितना आएगा, इसका 1 आएगा और इसका 5, 1 5 जा मल्टीप्लाई है ना यहाँ पर, 5 1 जा 5, मतलब फाइनली कितना आंसर आएगा 5 आएगा। समझ में। अब हमें एक चीज याद रखना है, जब कभी डिनोमिनेटर में जो भी नंबर आएगा उसको हमें क्या लाना है, यूनिट डिजिट उसका जो भी आता है, मतलब जो भी नंबर आता है उसका सम ऑफ डिजिट हमेशा 1 रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए, तो ये 1 कब बनेगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, 2 से। ये एक रूल है, जब हम डिजिटल सम ये देखेंगे ना तब मैं बताऊंगा। अभी फिलहाल इतना समझो, जो भी नंबर दिया रहेगा तो उसको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो कि सम ऑफ डिजिट करेंगे तो आंसर कितना आना चाहिए 1। तो देखो 5 2 करेंगे कितना आएगा 10, 10 मतलब कितना आया 1 आया। समझा, यही चीज। अब यहाँ देखो तो ये 1 आ गया, 1 लिखने की जरूरत नहीं है नीचे, ऊपर में मल्टीप्लाई देखो कितना आएगा 7 6 कितना 42, 42 आया, 42 2 कितना 42 को वहीं जोड़ लो कितना आता है 6, 6 2 कितना 12 मतलब कितना, मतलब जो डिजिटल सम है मेरा, डिजिटल सम वो कितना आना चाहिए 3। तो आंसर में देखो यहाँ 3 किसका आ रहा है, 6 + 5 कितना 11, 11 और 1 12, 12 मतलब कितना 3 आ रहा है ना। तो मेरा आंसर ये रहेगा, क्यों, क्योंकि इसका डिजिटल सम जो है वो कितना आ रहा है 3 आ रहा है। इसका आ रहा है क्या 5 + 1 6, नहीं आ रहा, हमें 3 चाहिए ना। इसका देखो 6 + 1 7, ये भी नहीं आ रहा। 8 + 1 9, 9 आया तो छोड़ दो, फिर आया 6, नहीं होगा ये। समझा,
तो एक ही सम ऐसा है, मतलब एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें डिजिटल सम कितना आ रहा है 3, तो मेरा आंसर वही रहेगा। याद रहेगा। डिजिटल सम मतलब क्या होता है, पॉइंट क्लियर है क्या? जैसे नहीं समझा, 1 मिनट यहाँ देखो। मैथ्स में क्या होता है, जैसे मान लो मैंने एक एग्जांपल लिखा 25 इंटू 4 कितना आएगा बताओ? 100 आएगा। तो डिजिटल सम का मतलब क्या होता है ये समझो इस एग्जांपल से। डिजिटल सम मतलब ये रहता है लेफ्ट साइड में अगर तुम डिजिटल सम का आंसर जो लाओगे राइट साइड में भी उतना ही रहेगा, बराबर है। इसका मतलब समझो, राइट में कितना है 1 प्लस जीरो कितना आएगा टोटल 1, कितना आया 1, तो इधर भी 1 आना ही चाहिए, ये मतलब है डिजिटल सम का। ठीक है, करके देखो। 5 प्लस 1 कितना, सॉरी 5 प्लस 2 कितना 7, 7 हुआ ना, तो 7 इंटू 4 करेंगे तो 28 आया। 28 को अगेन ऐड करो कितना 10 आएगा। 10 मतलब कितना 1 हुआ टैली। तो ये है डिजिटल सम का मतलब लेफ्ट में जो रहेगा राइट में भी वही रहेगा, समझा। तो ये इस तरह से हमने कितने सम करे टोटल, ये 7 सम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पूरा मैंने चैप्टर का बेस समझा दिया क्या होता है करके। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सातों क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तुमको थोड़ा बहुत अगर ट्रिक्स पता है, ये कॉन्सेप्ट पता है, तो ये सम तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाएंगे। अदरवाइज फिर ये लेंथी ऐसा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू।